हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना यूपीएससी प्रिपरेशन का जर्नी शुरू कर रहे हैं। देखो, अभी तक हमने रीजनल किंगडम्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे किंगडम जो है वो आते हैं, स्लेव डायनेस्टी आती है, तुगलक, खिलजी, बहुत सारे आ गए, लेकिन जो एक बड़ा एम्पायर नहीं बना पाती है। अब आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो क्या, वो 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक की बात करेंगे कि कैसे जो मुगल्स हैं वो यहां पे अपना पूरा जो एम्पायर है वो बनाते हैं, और मुगल दिल्ली सल्तनत से कैसे अलग थे, मुगल एम्पायर में जो भी मुगल डायनेस्टी में जो लोग थे उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया पूरे इंडिया को, इसको हम देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रांग था, इनकी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग थी और क्या वीकनेसेस रहे हैं, ये सब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा आपका सेशन है, इस सेशन का आपको पीपीटी जो है वो इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, या फिर आस्क प्रशांत जो टेलीग्राम चैनल है या फिर इंस्टाग्राम है, वहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो किसी भी तरह की गाइडेंस हो, वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जो एक तरीके से जो भी और लोग जो आए थे जिन्होंने इस इंडिया के ऊपर में हुकूमत चलाने की कोशिश की थी, वो थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए थे, पर जितना मुगल हो पाई थी उतना वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, और इसी वजह से मुगल के बारे में एक कंप्लीट चैप्टर जो है हम यहां पे देखने वाले हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है हमारे देश की वो एनसीईआरटी में थोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं जनरली जो भी आपको चैप्टर्स बताता हूं उसमें आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताते रहता हूं, स्टोरी बताते रहता हूं, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उसको एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए, इनका जो मुगल एरा था ये कश्मीर से लेके डेक्कन तक था। डेक्कन कहां, जहां महाराष्ट्र भी, उसके बाद अफगानिस्तान टू बंगाल, अफगानिस्तान इधर पाकिस्तान के साइड में, और बंगाल बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश भी आता है। ये सिचुएशन यहां पे था। अब देखो, ये इन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। कैसे शुरू किया था? इससे पहले इक्ता सिस्टम थी, इन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, जाट सवार शुरू किया, मिलिट्री इनोवेशंस क्या क्या ऐसे थे, और इसी सब की वजह से तो कोई भी एम्पायर जो है वो स्ट्रांग होता है। और इनका मुगल एम्पायर की आज भी जो छवि है, आज तक जो इसका प्रेजेंस है, वो हम देख पाते हैं रेड फोर्ट, जिसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। उससे आज तक हम जो है वो, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं वो जो है वो पूरे देश को एड्रेस करते हैं, तो इसी रेड फोर्ट से करते हैं। अब यहां देखिए, जिस मुगल की हम बात कर रहे हैं वो कौन थे, हु वर दोज मुगल्स। तो मुगल का जो लीनिएज है वो दो तरीके से है। मदर साइड में कौन थे, फादर साइड में कौन थे। तो मदर साइड में वही जंगीज खान। हमने इससे पहले क्या देखा था कि तुगलक और खिलजी लोगों को जो जंगीज खान का, मंगोल्स का जो आक्रमण है वो झेलना पड़ जाता है। अब कहीं ना कहीं मंगोल्स का पूरा स्थापना यहां इंडिया में हो जाता है। तो ये जो जंगीज खान थे उनके मदर साइड से थे, मदर साइड उनका जंगीज खान के वो थे लीनियज से, और जो फादर साइड था वो तिमूर वंश का था। मतलब जंगीज खान के कोई वंशज से जो फीमेल होती होंगी वो, और जो तिमूर साइड से जो उनके फादर साइड से थे वो तिमूर साइड से थे। अब यहां दिक्कत यह है कि जो मुगल्स थे ना, वो अपने आप को चंगेज खान के वंशज बताने से कतराते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था अगर कोई उनको चंगेज खान से कंपेयर करता था। वो मुगल्स एज अ टाइटल भी उनको उतना बेटर नहीं लगता था, क्योंकि इससे उनको जो है वो मंगोल्स की याद दिलाता था। पर सवाल यह है कि जो चंगेज खान है, जो मंगोल्स हैं, इनसे वो अपने आप को एसोसिएट करवाना क्यों नहीं पसंद करते थे। तो रीजन इसकी वजह यह है कि आप अभी जाइए इस सेशन के बाद, आप चंगेज खान के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, मंगोल्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो मंगोल्स हैं उन्होंने पूरे दुनिया पे जो रूल करने की कोशिश की, चाइना, सेंट्रल एशिया, उन्होंने ये रूल किया। अब जिस तरीके से उन्होंने रूल किया ना, उसमें बहुत सारे लोगों का जो है उन्होंने हत्याएं की। और वो हत्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ, या मतलब नहीं, वो हत्या नहीं थी, वो नरसंहार था, मैसेकर था। मतलब इतने लेवल पे उन्होंने जो है वो लोगों को मारा। और उसके बाद इसीलिए वो एसोसिएट फील नहीं करवाना चाहते थे, एसोसिएट खुद को नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो तिमूर साइड था, जो कि तिमूर कौन थे, तो तिमूर ईरान के राजा थे, और वो चाहते थे कि उनको लोग तिमूर साइड के से कम मतलब एसोसिएट करके देखे। पर क्यों? और
ये तो समझ में आ गया कि वो राजा था, चलो भाई। उसके बाद ये कैसे हमें पता चलता है कि भैया चंगेज खान वाला बात तो हो गया, तिमूर साइड का कैसे पता चलता है? तो जो मुगल के जो राजा हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे कि तिमूर अपना पोर्ट्रे बनाते थे, ठीक है, फोटो, और वो उसमें तिमूर साइड, देखो जैसे विधायक जी होते हैं, नेताजी होते हैं, उनके साथ हम सेल्फी ले रहे होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, ठीक है, मैंने तो आज तक नहीं लिया वैसे, या डीएम हो गया उनके साथ आप लेते हो, क्योंकि वो एजुकेटेड है, जैसे तो उसी तरीके से ये जो है अपना पोर्ट्रे बनाते थे, बगल में तिमूर जी का पोर्ट्रे बनाते थे, ताकि उनके लिए सम्मान की बात होती थी। बात क्लियर है? उसी से रिलेटेड पूरा इस पीपीटी में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जो बाबर हैं, जिन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना की, ये कौन थे? तो जो देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहले दो फैक्शन होती है मंगोल की, एक फैक्शन जो है वो उज्बेक फैक्शन होती है, और एक जो है वो फरगना फैक्शन होती है। तो जो फरगना होता है, फरगना के जो राजकुमार होते हैं, राजा होते हैं, वो कौन होते हैं? बाबर होता है। और जो दूसरा उज्बेक, वो अलग है। तो जो उज्बेक फरगना मतलब उज्बेक सेक्शन जो था मंगोल का, वो क्या करती है, जैसे दो भाई होते हैं ना, उसी तरीके से जो फरगना पे जो बाबर का रूल था और उज्बेक पे उसके भाई का रूल था, तो उज्बेक वाला जो किंगडम है वो फरगना पे अटैक करता है और जो है बाबर को फरगना से भगा देता है। तो इसीलिए ये कहाँ जाएगा? तो इसीलिए ये सबसे पहले काबुल आता है, काबुल को ऑक्यूपाई करता है, और तब जो है वो इंडिया में कदम रखता है। इंडिया में कदम रखने की एक अलग ही कहानी है, जिसके ऊपर में ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी मतलब कंट्रोवर्सी हो चुका है। पहले ये बात कर ले कि जो बाबर था वो 12 साल का था जब वो रूलर बना पहली बार। तो ऑफ कोर्स रूलर जो है वो इंडिया का तो बना नहीं होगा 12 साल में। अब देखिए ये जो रूलर है वो उज्बेक राइवल्स जो थे उनके थ्रू हार जाता है। उसके जब काबुल में थे ना, तो यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है कि जो राणा सांगा वाला आप कंट्रोवर्सी देखते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी जाएंगे कि क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या सिचुएशन यहाँ पे था। तो वो क्या करता है, जो इब्राहिम लोदी होता है, लास्ट डायनेस्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोदी डायनेस्टी हमने पढ़ा, ठीक है। तो लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग मतलब रूलर होते हैं वो कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी होते हैं। तो इब्राहिम लोदी को ये जो बाबर है वो हराता है और अपना जो वर्चस्व है वो इंडिया के ऊपर में लाता है, ठीक है। दिल्ली का कौन कैप्चर करता है और यहां से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो जो पहले किंग थे वो कौन थे? बाबर थे। उसके बाद जो मुगल का सक्सेशन रूल था वो क्या था? तो हिंदू राजा में हमने देखा है कि जनरली जो किंग होते थे ना, किंग होते थे, उनके जो सबसे बड़े वाले बेटे होते थे, ठीक है, जो सबसे बड़े वाले बेटे होते थे एल्डर सन, यही इस किंग के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। जनरली हमने ये देखा है। लेकिन यहां पे मुगल सक्सेशन में, और ये जो सबसे बड़े वाले बेटे को राजगद्दी दी जाती थी, इसको बोला जाता है प्रीमोगेनेचर, ठीक है। अब इसमें जो एल्डेस्ट सन होता है वो इनहेरिट करता है सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे देश में भी हुआ था, हमारे कल्चर में भी हुआ था, और इसको जो है वो यूरोप ब्रिटिश में भी फॉलो किया जाता था। अब ये जो मुगल्स थे ना, ये वाला जो प्रोसेस था, ये वाला जो सक्सेशन का तरीका था, इसको वो नहीं मानते थे। वो कौन से तरीके को अपनाते थे? तो वो कोपार्स सेनेडी का जो तरीका है वो अपनाते थे। इसमें क्या होता था कि जो पूरा राजा है ना, पूरा जो राजा है वो जब मरेगा तो अपना पूरा किंगडम जो है वो अपने बेटों में बांट देगा, ठीक है, शेयर कर देगा। और उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो आपस में लड़ करके जो है कोई जो स्ट्रांगेस्ट होगा वो जाकर के ये उसका टेरिटरी जो है वो ये कर लेगा। इसी वजह से हमने देखा है कि ये पूरा एक तरीके का सक्सेशन रूल उतना बेटर और उतना डेफिनेट नहीं था, जिसकी वजह से हमने हर राजा के मरने के बाद ये प्रॉब्लम देखा है। जैसे कि बाबर गया, हुमायूं आ गया, वहां तक ठीक था, हुमायूं गया, अकबर आ गया। तो अकबर के बाद जहांगीर जब राजा बना उसमें भी दिक्कतें आई। अकबर चाहता था कि भैया मेरा पोता जो है वो राजा बने। मेरा पोता कौन? जहांगीर का बेटा, ठीक है, वो चाहता था वो बने। पर जहांगीर को लगा तो यार हम हैं, हमको पप्पा नहीं बना रहे हैं, मतलब योग्य नहीं समझ रहे हैं, वही मुन्ना भैया की तरह योग्य नहीं समझ रहे हैं अब मेरे बेटे को। तो उसने अपने हाथों से अपने बेटे की हत्या की थी, ठीक है, तब जाके वो राजा बना था। फिर ये हुमायूं मरता है, फिर जाकर के फिर सक्सेशन की लड़ाई होती है। फिर जब शाहजहां मरता है तो फिर हमने देखा है कि कैसे औरंगजेब जो है अपने भाइयों को मार करके खुद जो है अपने दारा सिकों को मार करके जो है खुद बनता है रूलर। तो ये हमने देखा है, वो इसी वजह से हमने देखा है क्योंकि ऑल सन्स हैड अ शेयर, सबकी कहानी यहाँ पे थी कि हमारा भी यहाँ पे राइट होगा। जो
हिंदू राजा में बात की गई थी उसमें था कि भैया जो अगर राजा मरेगा तो उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है, बड़े बेटे का। तो इसीलिए वहां पे जो छोटे बेटे होते थे उनको पता है कि भैया मेरे को जो है वो सेना में ही जाना है, ठीक है, सिपाही बनना है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा है। उसके बाद जब दूसरा नेक्स्ट आते हैं कि जो मुगल्स थे उनका रिलेशन राजपूत के साथ कैसा था। जब मुगल्स आए तो उनको ये चीज पता चल गया है कि अगर हम राजपूतों को अगर हम नीचे दृष्टि से रखेंगे फिर हम अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे। और ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि हमने देखा है कि चाहे वो खिलजी हो चाहे वो तुगलक हो, सब राजपूतों को दबाने की कोशिश करते थे। अब राजपूत कौन, राजपूत हो गए, मराठा हो गए, कोई भी, वो क्या थे, वो लोकल रूलर थे। और इसी वजह से जो लोकल रूलर आपसे खुश नहीं रहेंगे तो लोकल जनता कैसे खुश रहेगी। आप तो आए हैं भैया ईरान से और आपको रूल करना है इंडिया के लोगों के ऊपर में, तो अब इंडिया के लोगों को क्या पसंद है ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से जो मुगल्स हैं उन्होंने राजपूत के साथ रिलेशन अच्छा बनाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने अच्छे संबंध बनाने शुरू किए, जिन राजाओं ने उनका विरोध किया उनसे उन्होंने लड़ाई भी की। कहने का मतलब यह है कि राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की थी। और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जिस औरंगजेब को हम समझते हैं कि भैया वो जो है वो मतलब कट्टर मुसलमान था, राजा था, तो उनके औरंगजेब के टाइम में भी हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा जो उनके यहाँ पे जो सभा में लोग रहते थे, जो ऑफिसर्स रहते थे, जो मंत्रिमंडल में लोग रहते थे, वो मेजॉरिटी जो है वो राजपूत ही, वो हिंदू लोग ही रहते थे। कारण क्या है उनका? कारण ये नहीं है कि औरंगजेब बहुत लिबरल था या बहुत अच्छा था, नहीं, औरंगजेब तो भैया एक नंबर का। खैर, तो ये जो रूलर्स थे उनको वो क्यों बनाते थे, अपने मंत्रिमंडल में क्यों जगह देते थे? अब एक बात बताओ, जो यहाँ का राजा है वही तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा ना। अब जो तिमूर से वो आया है वहाँ पे कल्चर अलग था, वहाँ पे सिस्टम अलग था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्था अलग था, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग था। लेकिन इंडिया का कल्चर तो अलग है, इंडिया का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, इंडिया का जो लैंग्वेज है वो अलग है। अब इन सब चीज़ों को कौन अच्छा समझ सकता है? जो यहाँ पे है वही समझ सकता है। और अगर यहाँ के लोगों से हम एसोसिएट नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को हम रूल मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो फिर आज न कल तो लोग बगावत करेंगे ही हमारा, है ना। तो इसी वजह से उनको मजबूरी में भी देना ही पड़ा था। और हमने देखा है कि जो मुगल्स थे वो राजपूतों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाते थे। तो उनका जो फेमस तरीका होता था वो था मैरिज का। जैसे कि जो जहांगीर की माँ थी वो कौन थी? तो भैया वो कछवाहा प्रिंस थी, अंबेर की राजकुमारी थी, जिनको हम जोधाबाई कहते हैं, ठीक है। इसका कोई प्रेजेंस नहीं है हिस्ट्री में पर ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो सोचो कि जो जहांगीर है, जो मुस्लिम रूलर है, उनकी माँ कौन है? हिंदू है। अगेन जो शाहजहां की माँ है वो राठौड़ की प्रिंस होती है, मतलब जो ये जगत गोसाई जो थी वो शाहजहां की माँ थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उसी तरीके से कुछ सिसोदिया थे मेवाड़ के, इन्होंने रेसिस्ट करने की कोशिश की, पर इनको हराने के बाद वापस से इनको जो है वो टेरिटरी दे दी गई। तो ये जो सिस्टम था वो क्या था? वो सिस्टम जो था वो वतन जागीर था। वतन जागीर क्या होता है? वतन का मतलब क्या होता है? वतन का मतलब क्या होता है? मेरा देश, मेरा देश। तो अगर किसी राजा का वतन है, अगर किसी राजा का वतन है और अगर मुगल जो है इस राजा को हरा देता है तो अब उसका जो पूरा देश है वो किसके कंट्रोल में है? मुगल के कंट्रोल में है। तो ये मुगल क्या करता था, इस जो उस राजा को हराने के बाद जो उसका पूरा देश है, उसका जो पूरा टेरिटरी है वो अपने कब्जे में नहीं लेता था, वो उस वतन को वतन जागीर बना देता था, वतन जागीर बना देता था। ये वतन जागीर का मतलब क्या है कि ये पूरा टेरिटरी आप ही का रहेगा, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन आपको मुगल की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी होगी। मतलब कि भैया मेरा राजा मुगल ही रहेगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। ये यहाँ पे सिचुएशन था, वतन को वतन जागीर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसके बाद मिलिट्री कैंपेन्स क्या क्या हुए हैं, तो हमने देखा है कि अकबर का जो कॉन्क्वेस्ट रहा 1556 से 1605 के बीच में, ये सेंट्रल इंडिया, देखो जो हुमायूं के टाइम पे था ना वो इंडिया बिखरा हुआ था। तो अकबर ने सबसे पहला जो काम किया, जिसकी वजह से अकबर इतना ज्यादा फेमस है, वो ये कि उसने क्या किया, एक्सपैंड किया, ठीक है, एक्सपैंड किया। सेंट्रल इंडिया, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ डेक्कन। उसके बाद जो हुमायूं आया वो क्या किया, सॉरी जहांगीर आया, वो क्या किया, तो वो क्या करने की कोशिश किया, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, ठीक है। शाहजहां आया,
तो शाहजहां ने भी उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की, फिर औरंगजेब जो है वो एक्सपैंड करता है। ये यहाँ पे सिंपल रूल था। तो ये चीज यहाँ पे हुआ। फिर औरंगजेब के टाइम पे पूरा डीप साउथ लेके गया, और हमने देखा है कि जो औरंगजेब का जो पूरा जिद था वो क्या था, मराठा को लेना है, मराठा को लेना है, मराठा को लेना है, ठीक है, ये सारा सिचुएशन यहाँ पे था। तो इनके कैंपेन में क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, अगर हम टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें क्या, हमें लार्ज आर्मी चाहिए, हमें एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम चाहिए, तभी तो हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, और अगर हम अच्छा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे तो उसी से तो हम अपने जो हमारी आर्मी है उसी को तो हम सैलरी दे पाएंगे टाइम पे, उन्हीं के लिए वेपन्स बना पाएंगे, है ना। बहुत तरह की खर्चा होती है। उसके बाद पॉलिटिकल अलायंसेस बनाया हमने नहीं, मुगल्स ने, कि उन्होंने क्या किया कि भैया दूसरे राजाओं का हेल्प लिया। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर अकबर कहीं किसी भी टेरिटरी में जाता था ना युद्ध करने के लिए, तो वो नहीं जाता था, वो अपने सेनापति को भेजता था। वो सेनापति कौन, राजपूत रहता था, ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन रहता है। तो इसके लिए कौन करेगा, तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट ही काम यहाँ पे आएगा। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम क्या होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मनसब, देखो सबसे पहले मनसब, ये एक रैंक होता था मनसब, और इस रैंक को होल्ड करने वाले को हम क्या बोलते थे, मनसबदार। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको मनसबदारी बोलते थे। क्लियर है, ये रैंक हो गया, ये पर्सन हो गया, ठीक है, ओके। अब ये रैंक क्या होता था, तो ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता था। इस मनसबदारी सिस्टम में दो तरीके की चीजें होती है, मतलब उसका रैंक क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी सैलरी क्या मिलेगी, ये सब जाट कैटेगरी में आता था। और दूसरी कैटेगरी होती थी सवार में, कि उसके पास कैवेलरी मैन कितने होंगे, कैवेलरी मैन मतलब घुड़सवार, ठीक है। तो ये दोनों जाट सवार मिलकर के ही मनसबदारी सिस्टम बनता था। मनसबदारी सिस्टम में दो तरह का सेगमेंट होता था, एक जाट की उसका रैंक क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये जाट। उसके बाद उसके पास कितने घुड़सवार होंगे, ये सवार कैटेगरी में आता था। और जो नोबल्स होते थे ना, नोबल्स होते थे जो वहां पे मंत्री होते थे, चाहे जो मनसबदार होते थे, उनका रैंक 10 से लेके 5000 होता था। 10 से लेके 5000 मतलब कि अगर किसी का रैंक 10 है, मतलब ये कि उसके पास 10 मनसब का कंट्रोल है। अगर किसी के पास 5000 है उसका रैंक, तो मतलब ये कि उसके पास 5000 मनसब का कंट्रोल है। ये यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पे ये चीजें ध्यान देने वाली हैं कि अकबर के टाइम पे सिर्फ 29 नोबल्स ही थे जिनके पास 5000 जाट का कंट्रोल था, 5000 रैंक था उसका, 5000 मनसब के कंट्रोल, मतलब 5000 रैंक होना बहुत बड़ा बात है। और 5000 रैंक वाले अकबर के टाइम पे सिर्फ 29 नोबल्स थे। वहीं औरंगजेब के टाइम पे यही 5000 रैंक हो चाहे सेम रैंक, वो 79 नोबल्स हो गया। मतलब क्या है कि औरंगजेब के टाइम पे ये मनसबदारी सिस्टम में क्रैक्स आने शुरू हो गए, जागीरदारी क्राइसिस शुरू हो गई। और उसी जागीरदारी क्राइसिस की वजह से जो औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक पड़ने लगा, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब इसमें क्या होता था, रिव्यू भी किया जाता था, हॉर्सेस कितने हैं, उनके ऊपर दाग वाला सिस्टम जो खिलजी के टाइम पे शुरू किया गया था, सोल्जर्स कितने हैं उनको रिव्यू किया जाता है, लॉयल्टी देखी जाती है, डिसिप्लिन देखी जाती है, ये सब कहने की बातें हैं, ये हर जगह यहाँ पे होता ही था। उसके बाद जागीरदार क्या होते थे, तो जागीरदार, अब देखो ये जो मनसब था, अगर कोई मनसबदार है तो ये मनसबदार को मैंने बोला ना सैलरी दी जाएगी, तो सैलरी कैसे दी जाती थी, तो वो जागीर के फॉर्म में दी जाती थी। अब यहाँ पे मनसबदारी और जागीरदारी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसको हमें अभी नहीं यहाँ पे देखना है, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो ये जो मनसब हैं इनको सैलरी कैसे दी जाएगी, जागीर के फॉर्म में। तेरे मतलब मेरे पिताजी की जागीर है, तुम्हारा जागीर है, मतलब ये जो अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज करते जागीर शब्द, वो क्या है कि मेरा जागीर है, मेरे पिताजी का जागीर है, ठीक है। ये क्या है, ये टेरिटरी है, ये जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो मनसबदार जो होते थे, जैसे मैंने बताया किसी का 10 रैंक है, किसी का 5000 है, मतलब जो 10 रैंक है उसके पास 10 जागीर है, जो 5000 है उसके पास 5000 जागीर है। जागीर का मतलब क्या कि एक टेरिटरी, एक शहर दे दिया, चलो भैया 10 शहर तुम्हारे कंट्रोल में। उस शहर में क्या होता था या उस जागीर में क्या होता था कि वहां उस जागीर से जितना टैक्स आएगा सब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, मनसबदार टैक्स कलेक्ट करेगा।
और उसके जगह पे जैसे मैंने इक्ता सिस्टम में बताया ना, वही सेम सिस्टम है। बट इक्ता में क्या होता था कि जो इक्तेदार होता था, जो मुफ्ती होते थे, वो उसी इक्ता में रहता था, प्रॉपर रहता था। ऐसा नहीं है कि हम भैया कानपुर के डीएम हो गए और रह रहे हैं दिल्ली में। नहीं, अगर हमको कानपुर का जागीर मिला है, कानपुर का अगर हमको इक्ता मिला है, तो हमको कानपुर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जागीरदारी में, मनसबदारी में क्या चेंज हो गया कि अगर हमको कानपुर का जागीर मिला है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम कानपुर में रहें, हम दिल्ली में भी रह के कानपुर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस था, ये आप यहां पे देख सकते हैं। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो अपने नौकरों को भेज सकते हैं। समझ में आया? अब देखो प्रॉब्लम औरंगजेब के टाइम पे क्या था कि बहुत सारे मनसबदार थे और उतनी ज्यादा जागीर थी नहीं। समझ में आया? इसीलिए जागीर का टुकड़ा होना शुरू हो गया। उसके बाद इसका बहुत रीजन है, जो कि अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ाऊंगा, तब यहां पे देखेंगे। उसके बाद जो रेवेन्यू थे वो लेस असाइन किए गए थे। मतलब अब इसको किस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि जब कोई जो रेवेन्यू बताया जाता था ना, अगर 10 रुपये आया है ना, तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था। जो नोट होता था कि अब 10 रुपये आया है, लिखने में क्या जा रहा है, लिखने में हम 20 रुपये लिख देते थे, 30 रुपये लिख देते थे, लिखा गया। तो जो रिकॉर्ड्स में जो रेवेन्यू होता था वो बहुत ज़्यादा था, और जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो बहुत कम था। और इसकी वजह से दिक्कत किसको होता था? दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन में होता था, मतलब टैक्स नहीं होता था। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे था। देख लो, रेवेन्यू ऑफन लेस देन असाइन्ड। ठीक है, ये चीज। उसके बाद इसी वजह से पीजेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे थी। अब दूसरा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कि टैक्स सिस्टम क्या था? तो अकबर के टाइम पे टोडरमल के बारे में आपको याद रखना होगा कि टोडरमल ही थे जिन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर में टैक्स वाला सिस्टम जो है वो शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि इनका ओरिजिनल सिस्टम था। आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि भैया एक शेर शाह सूरी है, एक शेर शाह सूरी है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, रोड्स में बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया था। तो शेर शाह सूरी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, अकबर से पहले तो शेर शाह सूरी ही था, तो वो जो लेके आया था, तो उसी से इंस्पायर होके उसी में रिफॉर्म्स ला करके ये पूरा सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम जब्त सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता था कि लैंड को मेजर किया जाता था, क्रॉप का डेटा कलेक्ट किया जाता था 10 साल के लिए। और यही देखो, यही वाला सिस्टम जो आने वाले टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 साल का सिस्टम किया जाता था। उसके बाद जितना क्रॉप इकट्ठा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फिक्स्ड टैक्स लगा दिया जाता था। और जो जमींदार होते थे, जमींदार बोल लो चाहे ये सामंत बोलो, ये सब एक ही होते थे। ये क्या करते थे, जो गांव में जो विलेज हेड्स होते थे उनसे जमीनें, मतलब टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन यहाँ पे करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन था। उसके बाद मुगल पीरियड में क्राइसिस आना क्यों शुरू हुआ? तो भैया एक तो मैंने जागीरदारी क्राइसिस बताया कि बहुत सारा मतलब मनसबदार लोगों आने लगे, मुझे भी जागीरदार बना दो, मुझे भी जागीरदार बना दो। तो ये कंटेंडर बहुत सारे थे और जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत कम थी। और ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने के लिए, ज़्यादा जागीरदार बनाने के लिए ही जो औरंगजेब है वो और ज़्यादा टेरिटरी एक्सपैंड करता था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार बना पाएंगे, और जिसकी वजह से दिक्कत ना आए। और रेवेन्यू डिड नॉट मैच, हम लिख कुछ और रहे हैं, कलेक्ट कुछ और रहे हैं। मन कर रहा है भैया लिख दो कि हमको हिस्ट्री में फुल मार्क्स आया, लेकिन आया ही नहीं, तो फायदा क्या है? आप लिख दोगे कि भैया एयर 1 2028 एयर 1 ऑल इंडिया रैंक एयर 1, पर आया ही नहीं। ठीक है, लिखते हैं ना लोग टेबल के सामने में, तो वही दिक्कत यहाँ पे था। जागीरदार अब कम थे, उनको दिखाना था कि भैया रिकॉर्ड में हमने इतना लिखा है तो उनको तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से पीजेंट के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर था। और मैंने क्या बताया आपको, सर्किल ऑफ जस्टिस मैंने बताया था ना कि अगर एक अच्छा राजा को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करना है, अपने पूरे तंत्र को स्ट्रांग करना है, अपना पूरा देश को स्ट्रांग करना है, तो हमें पीजेंट का ख्याल रखना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम वो टैक्स जो है वो पीजेंट से ही लेते हैं। तो अगर पीजेंट खुश नहीं रहेगा फिर कभी भी राजा सुखी नहीं हो सकता है। और इसी वजह से रेबेलियन होना भी शुरू हो गया। ठीक है, ये यहां पे सिचुएशन था। और देखो जो जमींदार, अब यहां पे सिस्टम क्या है, अगर जो जमींदार है, जमींदार मान लो हिंदू है, ठीक है, जमींदार मान लो हिंदू है, और इसका जो पूरा गांव है, पूरा जो टेरिटरी है, वहां पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जमींदार और मुस्लिम इनके जो लोग हैं इनके बीच में झगड़ा होगा।
लेकिन यहां पे क्या होता था कि अगर जमींदार हिंदू है और जो उनका पॉपुलेशन है वो भी अगर हिंदू हो गया, तब ये जमींदार अपने लोगों के हेल्प से रिवोल्ट भी करता था, अलाइड बाय कास्ट लोकल टाइज। और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेगमेंटेशन हुआ और सेंट्रल पावर का यहाँ पे जो रूल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद दो बुक है यहाँ पे, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑफ कोर्स उसका उनके दोस्त भी होते हैं। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में है, जिसमें पहले वॉल्यूम में अकबर का एंसेस्टर्स दिखाया जाता है कि मतलब उनके कौन बाप दादा थे ये सब। उसके बाद अकबर का रेन क्या था ये सब पूरा बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। और जो दूसरा बुक है आईने अकबरी, इसमें बताया जाता है कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, आर्मी का स्ट्रक्चर क्या था, अकबर के टाइम पे इकोनॉमी क्या थी, कल्चर क्या थी, है ना, ये सारी चीज़ें बताया जाता था। और इसमें क्रॉप्स के बारे में, उस टाइम में हमारे भारत में क्रॉप्स किस तरह से होती थी, कितना प्रोडक्शन होता था, प्राइस क्या हम सेट करते थे, आर्मी का साइज क्या था, रॉयल हाउस होल्ड के बारे में, कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पे बताया जाता था। ठीक है, ओके। अब देखिए नूरजहां के बारे में भी है। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां जो है वो बहुत फेमस स्त्री थी, जिनका शादी जो है वो जहांगीर के टाइम पे हुआ था, और तब वो जाकर के, इनका नाम पहले मेहरुनिसा था, बाद में जाके ये नूरजहां बन जाती है। मेहरुनिसा ही था ना उतना, ठीक है। उसके बाद ये पदशाह बेगम भी थी। अब ये नूरजहां इसीलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि इनके नाम के सिक्के चलते थे मतलब सच में सिक्के चलते थे। इनका जो ऑर्डर था ये खुद से भी ऑर्डर देती थी, और इनका खुद का सील था। और जो जहांगीर थी, कॉइन्स पे जहांगीर बहुत प्रेम करते थे इनसे, तो इनके नाम का सिक्का चलता था, और ये बहुत रेयर ही होता है किसी भी रानी के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन था। एक समुद्रगुप्त ही था जो कि अपने सिक्के में अपनी रानी का फोटो लगाता था, और एक ये। ठीक है, ओके। उसके बाद एक सूही कुल होता है। देखो जो अकबर है ना, उसको बताया जाता है कि बहुत लिबरल टाइप के इंसान थे वो, तो इसीलिए अकबर ने क्या किया कि एक तीसरा ही धर्म बना दिया। ठीक है, तीसरा धर्म क्या, उनको इस्लाम में भी कुछ दिक्कतें आई, उनको लगा कि दिक्कतें हैं, तो उन्होंने हिंदू में भी उनको प्रॉब्लम आया कि अगर मैं हिंदू में चला गया तो फिर यहाँ इसमें आ जाएगा, ये लोग हमको बोलने लगेंगे कि भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता ना, क्योंकि उनको अपने दरबारियों को भी खुश करना था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें सभी तरह के रूल्स रेगुलेशन, मतलब पीस विथ ऑल एक तरह का। अब देखिए इनके जो धर्म में क्या था, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सभी धर्मों का यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है, सभी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। उसके बाद कोई भी भेदभाव नहीं करना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड। ठीक है, उसके बाद डायलॉग्स के थ्रू जो है वो अलग अलग फेथ को, और ये अकबर का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो हर धर्म के लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे और उनसे चर्चा करने की कोशिश करते थे, उसमें देखने की कोशिश करते। देखो ये एक अच्छे लीडर की निशानी है, जब आप दूसरे को बोलने का इजाज़त दोगे, जब आप दूसरे को बोलने का एक दोगे ना, तो फिर वो इंसान अपनी बात कह पाएगा। हो सकता है कि आपको उसकी बात सही लगे, हो सकता है कि आपको उसकी बात गलत लगे, एटलीस्ट वो इंसान बोलेगा तो। और जब आप किसी को बोलने दोगे तभी आप समझ पाओगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, और अगर मुझे दिक्कत पता चल गया तो उसको रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत ही ना पता चले कि दिक्कत आ कहाँ रही है, तो फिर आप सुधारेंगे कैसे उसको? ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम था। उसके बाद जहांगीर जो था, अब हाँ एक चीज और, सूही कुल में एक ही मतलब 2-3 लोग ही थे, ठीक है, जो कि इस धर्म के अनुयायी थे। ओके, जहांगीर डिस्क्राइब करते हैं अपने पिताजी के रूल को कि जहां पे सुन्नीज और शियाज एक साथ एक धर्म में बात कर सकते थे, बैठ सकते थे, क्रिश्चियंस और ज्यू जो हैं वो एक चर्च में आ सकते थे। ये कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो अकबर थे, वो ये जहांगीर कहने की कोशिश करे, जो अकबर थे वो पीसफुल थे, वो अलग अलग धर्मों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते थे, और शायद इसी वजह से ये जिजिया टैक्स जैसा जो चीज़ था उसको उन्होंने हटा दिया। ये यहाँ पे सिचुएशन था। अकबर के बाद क्या सिचुएशन होता है, तो एम्पायर रीच इकोनॉमिक एंड कल्चरल पीक। मतलब यह है कि अकबर से लेके शाहजहां के टाइम तक पूरा जो मुगल एम्पायर होता है वो सबसे पीक पे होता है, और उसका पूरा डिक्लाइन कब शुरू हो जाता है? औरंगजेब के टाइम पे। रीजन इसके पीछे क्या है? तो रीजन इसके पीछे ये है उनकी पॉलिसीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। जो 5.6% मनसबदार थे, इसके बाद का दिखा रहा हूं मैं, उनके पास 61.5% रेवेन्यू थी। मतलब सोचो कि इनकम गैप कितना ज्यादा है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि क्या इनकम गैप उस टाइम पे ज्यादा था या अब ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेवी टैक्स दिया जाता था, जिसकी वजह से पीजेंट के पास बहुत कम पैसे बचते थे। और अगर बहुत कम पैसे बचेंगे तो वो अपने एग्रीकल्चर में, अपने टूल्स में, अपने बीज में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका फसल अच्छा नहीं होगा। और अगर उनका फसल अच्छा नहीं होगा तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे। और अगर अच्छा टैक्स नहीं दे पाएंगे तो वो पूरा जो देश है वो टूटने लगेगा। ठीक है, ये यहां पे हुआ। और इसी वजह से जो पूरा पावर है वो शिफ्ट हो गया कहां, रीजनल रूलर्स में। और शाहजहां के बाद औरंगजेब के टाइम पे, और औरंगजेब के बाद तो पूरा एकदम अच्छे से शुरू हो गया कि अवध, हैदराबाद, बंगाल जैसे जो रीजनल किंगडम्स हैं वो बनने लगे, निज़ाम इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद ये मैसूर में अलग किंगडम हो गया, मराठा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी शुरू हो गई। और उसके बाद औरंगजेब के बाद जो पूरा मुगल एम्परर था वो एक सिंबॉलिक हेड बन के रह गया। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन आता है। और उसके बाद जो है वो मुगल एम्पायर जैसे डिक्लाइन होता है, रीजनल किंगडम्स आ रहा है। और उसके बाद एक अलग ब्रिटिश इंडिया भी आ जाती है, जो अपना पूरा डोमिनेंस जो है पूरे भारत में इस्टेब्लिश करती है। पूरा ये समरी है, आप देख लीजिएगा इसको। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पीपीटी, कुछ भी सवाल, कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आया, नीचे का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या क्या चीज़ें, तरीकों से, किस तरीकों से क्या ऐसा मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।